नमो आदि शक्ति। जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस एनएलपी मास्टरमाइंड के नए सेशन में। मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम सीख रहे हैं मन की भाषा। और अभी मैं देख रहा हूं 27 फरवरी है, महीना खत्म होने को है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले महीने में हम क्या सीखने वाले हैं। कितने सारे लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि अगले महीने में क्या सीखने को मिलेगा। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो जरा मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले महीने में हम क्या सीखने वाले हैं। आप सब जानते हो नमो आदिशक्ति प्रोजेक्ट में हमारे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। तो बिजनेस ग्रोथ ट्रेनिंग यानी बीजीटी जो चल रहा है उसमें क्लाइंट कन्वर्जन कैसे करना है और बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ये बात हमारी शुरू हो रही है। और ये बुधवार को दोपहर को होगा 12:15 बजे। 1 घंटे का ये सेशन होता है, 100 रुपए का फीस है। कृपया अगर आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, आपको चाहिए आपके बिजनेस में ग्रोथ, तो इसका उपयोग करें, लाभ जरूर ले। दूसरा, प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग हम शुरू कर रहे हैं। अपने बच्चे को अगर आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ के लिए रेडी करना है, तो प्लीज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ जाइए। संडे को दोपहर को 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। संडे को दोपहर को 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। 9 मार्च से ये ट्रेनिंग शुरू होगी। हर महीने 4 सेशन होंगे, 100 रुपए की फीस होगी इसकी। इसके बाद एनएलपी में हम मार्च महीना में शुरू करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मॉड्यूल सीखेंगे हम। तो ये है महिलाओं के लिए। बच्चों के लिए हमारे पास क्या है, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों के लिए हमारे पास अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम में ध्रुवम है जो कि 8 से 12 साल के बच्चों के लिए है। उसमें हम डेली डिसिप्लिन और उसका महत्व बच्चों को सिखाएंगे मार्च महीना में। टीटीसी में कम्युनिकेशन स्किल पे बात होगी टीनेजर्स के साथ। टीटीसी माने टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। और इकिगाई प्रोग्राम जो कि 18 से 25 साल के बच्चों के लिए है, उनको हम बताएंगे लाइफ जर्नी के बारे में। तो ये कुछ प्रोग्राम आने वाले हैं मार्च महीना में। इसके अलावा जिनके बच्चे मान लो बोर्ड एग्जाम की दिशा में बढ़ रहे हैं, मान लो किसी का बच्चा अभी 10th स्टैंडर्ड में जा रहा है या 11th 12th साइंस में है, और आपको चाहिए कि शुरुआत में ही आपके बच्चे को पूरी क्लैरिटी आए कि आने वाली जर्नी क्या होगी, सिलेबस कैसा होगा, प्रिपरेशन कैसा होगा, तो उसके लिए भी हमारा एक प्रोग्राम आता है जहाँ पे हम बच्चों को माइंड प्रिपरेशन और जिसे कहते हैं अप्रोच प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से गाइडेंस देते हैं। तो वहाँ पे बच्चे के साथ हम 2 1-to-1 सेशन लेते हैं और उसकी फीस होगी 1200 रुपीज। सॉरी, 1200, हाँ 1200 रुपये, बराबर बोला मैंने। तो वो भी प्रोग्राम है खासकर उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वीं हो गई, 10वीं शुरू हो गई है ना। कई सारे बच्चे बोलते हैं अभी से करना क्या है, साल भर बाकी है। कुछ बच्चे और बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, खेल कूद छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए जो हम आपको सिखाएंगे। एक बोनस मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक चैनल है स्टडी द राइट वे। उसमें मैंने बहुत इजी टेक्निक से स्टडी द राइट वे, इजी टेक्निक से 10th सीबीएसई का सिलेबस रिकॉर्ड कर रखा है। वो फ्री टू ऑल है। जिनके बच्चे 10th में जा रहे हैं सीबीएसई में, वो इसका लाभ ले सकते हैं। चैनल का नाम स्टडी द राइट वे। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो ये रहा आने वाले प्रोग्राम के बारे में। और ये केवल सीबीएसई है, बाकी बोर्ड का मैंने किया नहीं, क्योंकि ये मैंने मेरी बेटी को 2 महीना में पूरा 10वीं सिखा दिया था और उसको मैंने बैन किया था। प्लीज नोट, मेरे बच्चे को अलाउड नहीं था जून से अक्टूबर एंड तक पढ़ना 10वीं में। और इस साल मेरी छोटी बच्ची 10th में आ रही है और उसको मैंने वही बोला है जो पढ़ना है अप्रैल मई में पढ़ेंगे, जून के बाद हम मजे करेंगे, फिर डायरेक्ट नवंबर से पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसे होता है। थैंक यू एवरीवन, अप्रिशिएट। चलिए, तो पिछली बार हमने कुछ बातें सीखी थी और बहुत जरूरी बातें सीखी थी। हमने क्या सीखा था? जेसीबी एक ऐसी मशीन है जो खड्डा खोदने के काम आती है, खड्डा खोदने के काम। तो अगर रिलेशनशिप में खड्डा खोदना है, तो हम जस्टिफिकेशन करें, कंप्लेन करें, ब्लेम करें। और रिलेशनशिप अगर अच्छी उपजाऊ जमीन जैसे रखनी है, तो उसको हमें फ्लैग रखना है, ऊंचा उठाना है रिलेशनशिप को। तो फ्लैग करना है। फ्लैग क्या है? फॉरगिवनेस, लेट गो, एक्सेप्टेंस और ग्रेटिट्यूड। ये चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमने कई सारी बातें बताई, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट की बात की, एंड काफी सारी चीजें हमने सीखने का प्रयास किया एनएलपी के पिछले सेशन में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने और भी कुछ बातें बताई, और वो बातें थी डिलीट,
डिस्टॉर्ट और जनरलाइज के बारे में, कि किस तरीके से हम ओरिजिनल घटना को अपनी सुविधा के अनुसार बदल देते हैं, है ना। तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी चीज को गलत पहचानना, ये इंसानों को कई बार आदत लग जाती है ना। मैंने तो देखा है दोस्तों, कई सारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है मुझे ऐसा लगा। मैं तो कहता हूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो सकती है, मुझे ऐसा लगा। गलतियां बहुत हो जाती है इस बीमारी के कारण, मुझे ऐसा लगा बीमारी के कारण, है ना। और अगर जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है तो वो सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? अटेलोफोबिया। अटेलोफोबिया। अटेलोफोबिया क्या है? फोबिया का मतलब है डर, अटेलो का मतलब ओ मैं बताता हूँ। अटेलोफोबिया एक डर है जहां पे इंसान को हमेशा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, या मुझे और समय चाहिए। किसी भी चीज को शुरू करने में जब इंसान ये सोचता है कि अभी तक मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो उस सिम्टम को, और वो क्या करते हैं, काम को आगे 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 ढकेलते हैं, है ना। एक बढ़िया सा आइडिया बीच में दिमाग में आया है बिजनेस में, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इंसान सोचता है कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, या अभी तैयारी नहीं है, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। पता चला कि देखते देखते 40 साल हो गए, है ना। प्रोकास्टिनेशन एक पार्ट है, पर अटेलोफोबिया को समझने के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। जो भी करेंगे, ये बीमारी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं देखिए। जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे। क्या है? जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे, और जो भी करेंगे कल से करेंगे, कल से। तो ये दो सिम्टम जिनमें है उनको कहेंगे अटेलोफोबिक, अटेलोफोबिया नाम की ये बीमारी। तो मैं बात कर रहा था कि कई बार हम ना कहते हैं मुझे ऐसा लगा। तो चलिए, क्या मुझे परमिशन है एक स्टोरी सुनाने की? एक शिष्य की जो कहता था मुझे ऐसा लगा, एक शिष्य जो अपने गुरु को कहता था मुझे ऐसा लगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर काइंड परमिशन, एंड मैं स्टोरी को शुरुआत करता हूँ। तो एक बार एक शहर के किनारे के जंगल में एक बाबा जी रहते थे, अपना गुरुकुल चलाते थे, आरसी बाबा, गुरुकुल वाले, है ना। तो वो अपना गुरुकुल चलाते थे, और उनके कुछ शिष्य थे। तो कभी गुरुजी उनको सिखाते, कभी गांव में भेजते दान धर्म लोगों से लेकर भिक्षा मांगकर लाने के लिए। कभी कभी वो शिष्यों को लेकर जंगल में जाते, जड़ी बूटियों का ज्ञान देते। कभी कभी लकड़ी वकड़ी तोड़ के लेके आते, जो भी है अपने आश्रम की जरूरत के हिसाब से। तो ऐसे ही एक दिन बाबा जी, वो जो टीचर है, बाबा जी कहेंगे उनको, अपने शिष्यों को लेकर जंगल गए कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठे करने। दिन भर घूमे, जड़ी बूटियां इकट्ठी की, और शाम को अपनी गुरुकुल की तरफ वापस लौटने लगे। अब वापस लौटते लौटते उन्होंने, चलते चलते, मान लो एक नदी के साइड साइड से चल रहे थे, वो पैरेलल, नदी होती है, छोटी मोटी नदी झरना जो भी है। तो वो समझते हैं, वो चल रहे, और साथ में अब बाबा जी है, टीचर है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे, बराबर है क्या। टीचर होंगे तो कुछ ना कुछ तो वो बात बता रहे थे, और उनके शिष्य सुन रहे थे, 4-5 शिष्य साथ में थे। चलते 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 अचानक से एक शिष्य रुक जाता है, और पानी की तरफ देखता है, पानी की तरफ, और ऐसे सामने की तरफ दिशा में हाथ दिखाता है, और अपने गुरुजी को बोलता है, बाबा जी कंबल। क्या बोलता है? बाबा जी कंबल। कंबल कितने लोगों को पता है? कंबल, कंबल सर्दी में ओढ़ने के काम आता है, वो कंबल, है ना। तो वो कहता है बाबा जी कंबल। तो गुरुजी देखते हैं उसकी तरफ और बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, और अपनी कथा सुनाने लग जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद और रुकता है और बोलता है बाबा जी। वो कहते क्या है? वो कहता है कंबल। क्या कहता है? कंबल। तो बाबा जी बोलते हैं हाँ देखा मैंने, कंबल है, पर अपने पास तो बहुत है, हम जितने लोग हैं उतना भी है, कोई गेस्ट वेस्ट आ जाए उनके लिए भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो शिष्य फिर से बोलता है बाबा जी कंबल। वो बोलते हैं यार क्या है? बोले कंबल, मैंने कहा ना बहुत सारे हैं हमारे पास। नहीं, बोले थोड़ा नजदीक आ गया। तो वो कहते हैं नहीं नहीं चल सीधा चल, है ना। वो कथा सुनाने लगते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं 4-5 कदम।
शिष्य फिर से रुक जाता है, बोलता है बाबा जी कंबल। बाबा जी देखते हैं पीछे मुड़ के, बोले क्या है ना अपने पास इतने सारे। नहीं, बोले 2 कदम की दूरी पे है, ले लो क्या। बाबा जी बोलते जो करना है कर, और आगे बढ़ जाते हैं। ये जाता है कंबल लेने। अब बाबा जी चल रहे, बाकी 3 4 शिष्यों को अपना भाषण सुना रहे। थोड़ा आगे बढ़ते और फिर आवाज आती है बाबा जी। ऐसे दूर से आवाज आती है बाबा जी। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो शिष्य चिल्लाता है बाबा जी। वो बोलते हैं अरे क्या है। तो शिष्य कहता है कंबल। बाबा जी कहते हैं अरे यार उठाना, चल जल्दी जाना है, अंधेरा हो रहा है अभी, चल जल्दी। बोले छोड़ नहीं रहा। बाबा जी बोलते कौन। वो कहता है कंबल। अरे छोड़ नहीं रहा मतलब क्या। बाबा जी छोड़ नहीं रहा कंबल। बाबा जी बोलते यार चल ठीक है, तू उसे छोड़ और तू चल। वो कहता है बाबा जी। बाबा जी बोलते यार क्या है ये कंबल, छोड़ नहीं रहा। अरे क्यों नहीं छोड़ रहा। बोले कंबल नहीं, भालू है भालू, और उसने मुझे पकड़ रखा है। भालू, भालू। भालू। अब बाबा जी बोले अरे तू तो बोला था कंबल है। हाँ बाबा जी मुझे लगा था कंबल है, पर ये तो भालू है, और छोड़ भी नहीं रहा, तंग कर रहा है मुझे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो छोटी सी स्टोरी है इसका एक रिलेवेंस है हमारी लाइफ में। क्या रिलेवेंस है पता है। हमारे जीवन में जितने भी नमूने आते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, सबके जीवन में नमूने आते हैं क्या। वो शुरुआत में ना यूजफुल कंबल जैसे लगते हैं, यूजफुल कंबल। हमें लगता है यार इसको 1 2 बार धो देंगे और उसको यूज करेंगे, है ना, अपनी मर्जी के मुताबिक। पर जब हम उस कंबल के पास जाते हैं, वो कंबल को पकड़ते हैं, तो वो कंबल बन जाते हैं भालू। अब भालू तो क्या है, पता चला तो आप पे अटैक भी कर दे, गुदगुदी भी कर दे, आपके साथ खेले भी, पता नहीं भालू क्या करे। बराबर है या नहीं। और यही हमारे साथ होता है दोस्त। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइफ जर्नी के बारे में बात की। हमारे इकिगाई प्रोग्राम में हम बच्चों को सिखा रहे हैं, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि हम 20 से 25 साल के बच्चों को लाइफ की जर्नी बहुत जल्दी समझा रहे हैं। प्लीज नोट दोस्तों, मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था, लाइफ इज हाफ स्पेंट बिफोर वन अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। जिंदगी क्या है समझते समझते आधी जिंदगी बीत जाती है। सिमिलरली, बहुत सारे लोग ना बार बार झटके खा के भी रिलेशनशिप को समझ नहीं पाते। हमने पिछली बार बात की जेसीबी की, हमने बात की फ्लैग की, हमने बात की उसको कैसे उपयोग में लाए, सो दैट हम एक अच्छे से आगे बढ़ पाए जीवन में। बराबर है या नहीं, है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों, रिलेशनशिप के बारे में भी हमें कुछ याद रखना है, हमें समझने की कोशिश करनी है। समायश ना, हमें समझने की कोशिश करनी है रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप का एक कड़वा सच, एक परमानेंट सच, कि चाहे जो रिलेशनशिप हो, बदलेगी जरूर, बदलेगी जरूर। अब इसमें कोई रिलेशनशिप बच नहीं सकती। रिलेशनशिप का प्रिंसिपल क्या है, रिलेशनशिप्स आर डायनेमिक एंड दे चेंज विद सिचुएशंस एंड टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस। देखिए दोस्तों, अब दिक्कत क्या आती है पता है। हमें पता है ये भालू है, फिर भी हम उसे क्या समझ बैठते हैं, कंबल। क्या समझ बैठते हैं, कंबल। अब अगर हम भालू को कंबल समझ बैठे और फंस गए, तो गलती किसकी है, हमारी खुद की। जैसा हो, एंड यही कारण है दोस्तों कि हमें लोगों के बदलते हुए चेहरे को, बदलते हुए, जिसे कहते हैं टोन को, पिच को, आपके साथ बदलते हुए व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वो बच्चा जो 8 9 साल तक अपनी मम्मा की चुनरी, या मराठी में पदर कहते हैं, या जो भी है ना, वट एवर, हाथ नहीं छोड़ता है,
वही बच्चा 4 साल बाद मम्मा को बोलने लगता है, 14 साल के आसपास, 14-15 को, मम्मा तुम जाओ, पापा तुम जाओ, मेरे को नहीं आना, मुझे घर में बैठना है। वो अपनी फेवरेट चीजें भी आपके साथ नहीं करना चाहता। ट्रू और ट्रू, जिनके बच्चे टीन एज में हैं, बराबर है ना। जो बच्चा आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, वो बच्चा 20, 22, 25 का होते हुए अपने जीवन के ख्वाब बुनने लगता है। और उनमें बहुत सारे फैक्टरों में से एक छोटा फैक्टर आपको रखता है। बाय द टाइम वो बच्चा 40 साल का होता है, आप ना एक छोटे बिंदु की तरह बन जाते हो उसके जीवन में। एरोप्लेन ऐसा दूर जाता हुआ। यस सॉरी। और एनएलपी हमें सिखाती है। अच्छा, हमारे मेंटोर ने क्या कहा? हमारे मेंटोर ने कहा, लाइफ इज हाफ स्पेंट बिफोर वन अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। ज्यादातर लोगों को 36, 40, 42, 45 के आसपास ना लाइफ समझ में आने लगनी शुरू हो जाती है। तो रिलेशनशिप डायनेमिक है, प्रोग्रेसिव है, और हम समझते हैं। अब यही पति पत्नी के रिलेशनशिप में होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनरशिप अगर किसी की है, तो उनको भी ये समझ में आता है। पहले दिन को तो एकदम एंजल थे, भगवान के रूप में पधारे थे, है या नहीं है? बराबर है। गाना गा रहे थे, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई, और जुबां पर आज दिल की बात आ गई, है ना। फिर क्या बोलते हैं, दिल ते होए दिल, दिल का क्या करे। अब तो दिमाग से सोचना पड़ेगा ना, कब तक दिल की बात सुनेंगे। आप दिमाग से लॉजिकली आ जाएंगे। तो मैं आप सभी को विनती करता हूँ दोस्तों, आज के क्षण को एंजॉय करते हैं। जिनके आज आपके साथ अच्छे रैपो है, अच्छा समय है, ये आपका बेस्ट टाइम है। प्लीज नोट कीजिए, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, पीक पे आने के बाद और पीक पे नहीं जा सकती है, उसे नीचे उतरना ही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी हमारे जीवन में लोग हैं, और उनमें से कुछ है जिन जो अभी शायद हमें कुछ कष्ट दे रहे हैं, या हमारी वजह से उनको कष्ट हो रहा है, पीक निकल चुका। पीक निकल चुका। पेरेंटिंग में हम यही सीखने वाले हैं कि बच्चे किस किस एज ग्रुप में क्या क्या करते हैं, और उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे गाइड करना है, ये तो सीखेंगे हम। बराबर है या नहीं? तो पीक निकल गया, काम खत्म। पीक निकल गया, काम खत्म। एंड मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। और इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को समझने का एक पावरफुल तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कितने लोगों को एक पावरफुल पार्टनर मैनेजमेंट का तरीका सीखना है? पावरफुल पार्टनर मैनेजमेंट का पावरफुल तरीका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ज्यादातर महिलाएं हैं, तो मैं महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर की बात करूंगा। जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये पार्टनर के 5 रूप। प्लीज नोट कीजिए। आपको अगर रिलेशनशिप में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका पार्टनर इस वक्त किस रूप में बैठा है। वैसे वर्षा उसने भी करना चाहिए। अगर वो आरसी बाबा को सुनेगा समझेगा तो शायद एडजस्ट करेगा, नहीं सुनेगा तो अलग बात। पार्टनर के 5 रूप। यस। अब ध्यान से सुनिए, क्या करे क्या ना करे, इससे ना जीवन बदल सकता है। पार्टनर का पहला रूप, बड़े भैया। बड़े भैया, भ्राता युधिष्ठिर। भ्राता युधिष्ठिर। तो कई बार आपका पार्टनर, मैं आपको बताता हूँ, जनरली आपका पार्टनर इन 5 रूपों में होगा। और हमें हमारे शास्त्रों ने यही सिखाया है, एक स्त्री को 5 प्रकार के पुरुषों का सामना करना पड़ता है। कितने? 5 प्रकार के। अब किसी का गुड लक बैड लक होगा, तो वो 500 रूप एक में मिल जाते हैं। किसी को 4 मिल जाएंगे, किसी को 3 मिल जाएंगे, किसी को 2, किसी को 1। जनरली 1 या 2 वाला अगर आपके पति का या पार्टनर का रूप है, तो आपका थोड़ा सा बोरिंग टाइप चलेगा रिलेशनशिप, है ना। एक ही गाना कितना सुनेंगे। तो 5 रूप होते हैं। पहला युधिष्ठिर का है। अब युधिष्ठिर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा महाभारत में, है ना, या देखा होगा। देखा होगा बोलना ज्यादा अच्छा है। वो बी आर चोपड़ा लेके आए थे ना, अथ श्री महाभारत कथा। कथा है स्वार्थ की परमार्थ की, है ना, सारथी जिसके बने, है ना, उस पार्थ की। तो पहले अगर मान लो आपके पति युधिष्ठिर टाइप है। युधिष्ठिर टाइप मतलब क्या?
युधिष्ठिर टाइप पति मतलब क्या? एनी गेसेस? युधिष्ठिर टाइप मतलब ज्ञानी बाबा। क्या लॉयल नहीं है? युधिष्ठिर लॉयल हो सकते हैं, मेरे को नहीं मालूम। पर युधिष्ठिर माने ज्ञानी बाबा। क्या? ज्ञानी बाबा। वो पति कम पिता ज्यादा होते हैं। क्या कहा मैंने? पति कम पिता ज्यादा होते हैं। वो हर चीज में आपको, वो भूल ही जाएंगे कि आपकी भी उम्र बढ़ रही है ना? वो भूल ही जाएंगे। शादी के वक्त मान लो आपकी उम्र थी कुछ 20-22, तो वो अभी भी आपको बच्ची ही समझते हैं और हर चीज में प्रवचन देते हैं। अरे ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, उनकी बात आपने सुनी और अनसुनी कर दी, तो लंबे चौड़े धर्मशास्त्र के लेक्चर के लिए रेडी होना है या नहीं? अब ध्यान से सुनिए, ये जो युधिष्ठिर टाइप होते हैं, इनसे निपटने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार भाषण सुनकर कुछ लोग निकल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इससे वो शांत नहीं होते। कई लोग भाषण के बदले में भाषण देते हैं, इससे कोनो फायदा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, युधिष्ठिर पिता जैसा, टीचर जैसा, प्रीचर जैसा होता है। और आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में युधिष्ठिर आए तो आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, ज्ञानी बाबा जब ज्ञान दे रहे हो तो उन्हें चैलेंज नहीं करना है, बीच में अनम्यूट नहीं करना है। जूम की भाषा में अनम्यूट नहीं करना है। तो ज्ञानी बाबा को बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, चैलेंज नहीं करेंगे, डिसमिस नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो इन बाबा के साथ हम क्या करेंगे, है ना? हम उनकी बात को रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। उन्होंने जो बोला उसको हमने समझा, कैसे समझा, क्या समझा, वो हम रिपीट करने का प्रयास कर सकते हैं। उनको जितना शांति से सुनोगे उतना जल्दी छूट जाओगे। जनरली ऐसे लोग ना 15 मिनट से पहले तो निपटते नहीं, पर 20, 25, 30 मिनट। आप जितना अच्छा सुनोगे उतना छोटा भाषण होगा। जितना कम सुनोगे, जितना कुछ और करोगे इधर उधर का, उतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो युधिष्ठिर बाबा को भाषण नहीं देते हैं, उनको उल्टा प्रवचन नहीं देते हैं, उनको सुन लेते हैं। एक और बात है, ऐसे बाबा को बीच बीच में अगर सलाह के लिए पूछा जाए तो फिर तो आप फेवरेट शिष्य बन गए। क्या बन गए? फेवरेट शिष्य। फिर आपकी बढ़िया चलेगी, एंड फिर इनडायरेक्टली आपका राज्य चलेगा। क्या चलेगा? राज। अब दूसरे भैया पावर सीकर होते हैं। क्या होते हैं? पावर सीकर, यानी बलभीम, भीम। तो इनसे पंगा तो लेना ही नहीं चाहिए। बराबर है। इनका गुस्सा और इनको ट्रिगर करने वाली चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। यस और यस, है ना? इनको ट्रिगर करने वाली चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों से भिड़ कर हम खुद का ही नुकसान कर देंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो अगर आपके टीम में, आपके घर में, आपके पार्टनरशिप में कोई पावर वाला है ना, पावर, हर चीज में जोर लगाने वाला, तो ऐसे लोगों से भिड़कर कोई फायदा नहीं है। ओके, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। और बीच बीच में अगर कभी ये मूड में आ जाए, ध्यान से सुनिए, मूड में आ जाए सुनने के, तब उन्हें सुना सकते हैं। तब उन्हें सुना सकते हैं। बाउंड्री सेट करना मतलब क्या, कि हमें देख समझना पड़ेगा कि पावर जो आदमी है वो किन चीजों के, उसकी पावर की डेफिनेशन क्या है, उसको छेड़ना नहीं है। उसकी पावर की डेफिनेशन को छेड़ना नहीं। एग्जाम्पल, मान लो चाबी यहाँ लटकी है तो यही चाहिए, यहाँ से हटा दी तो दिक्कत है। होता है या नहीं? कुछ चीजें मेरी मर्जी से होनी चाहिए, मेरी ही मर्जी से होनी चाहिए। हमें अगर वो मेरी ही मर्जी कहाँ चलती है वो समझ में आ गया, तो उन चीजों को छोड़ के बाकी तो राज अपना है ना। तो उनकी बाउंड्रीज को देखते वो बाउंड्रीज सेट करते और उनको छेड़ते नहीं है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? जनरली म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल से चले और पंगा ना ले। क्लियर है? सो फार सो गुड। बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट। इसके बाद आएंगे
आगे वाले, आगे वाले कौन है? आगे वाले है अर्जुन। ओहो, सारी दुनिया इनसे दुखी है और सारी दुनिया इनसे खुश है। सारी दुनिया अर्जुन से दुखी है और अर्जुन से खुश भी है। कैसे? अर्जुन जनरली ये फोकस लोग होते हैं, इनको काम के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, अपने करियर पे इनका ज्यादा फोकस होता है, तो इनसे आपको सब कुछ मिलेगा। इनसे आपको सब कुछ मिलेगा अगर इनका ध्यान करियर पे है। तो वो अमिताभ बच्चन बच्चन बन जाएंगे। हाँ, आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, बंगला है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहती वो सब कुछ जो तुमने दिया है, सिर्फ एक चीज की कमी है, तुम्हारे समय की, है ना? वो कहेंगे मैम ये तो मैं किसी और को पहले से दे चुका, अब तुम्हें क्या दूंगा? तो देखिए, कुछ प्लस है तो कुछ माइनस है। पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, अगर आपके पति महोदय अर्जुन टाइप है, पूरी तरीके से फोकस्ड है अपने करियर पे या बिजनेस पे या ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? यस। तो उनको छेड़ना मतलब बहुत मुश्किल काम है ना? ध्यान से सुनिए, अब ये लोग पावर यूज नहीं करते, ये ज्ञानी बाबा नहीं है। आप उन पे प्रेशर डालोगे तो वो आपको समय भी देंगे, पर ये खुश नहीं रह पाए। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, विंडोज ढूंढनी पड़ेगी, छोटी छोटी विंडोज टाइम शेयरिंग वाली, और जो समय मिलता है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और ये बंदे को अगर आपने मजबूर करके ना अपने काम से, अपने व्यवसाय से अगर दूर कर दिया, और टाइम पे ज्यादा आपने खुद का जोर लगाया, ये दुखी हो जाएगा बंदा। प्लीज नोट कीजिए ये बात को, ये फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। चलो अगले वाले पार्टनर, रोमांटिक। ओहो, नकुल बाबा आ गए। नकुल बाबा के बारे में ऐसा कहते हैं कि उनसे सुंदर ना पुरुष अभी तक पैदा नहीं हुआ दुनिया में। नकुल बड़े सुंदर थे और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थे, रोमांटिक। अब प्लीज नोट कीजिए, देर आर सम पीपल, है ना, जो काफी रोमांटिक होते हैं, काफी पजेसिव होते हैं। व्हाट्स द वर्ड? पजेसिव होते हैं। यस और यस। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी चाहे जो उम्र हो, आपके पति के लिए आप उनकी वही प्रिय पत्नी हो। पर मैं आपको बताता हूँ, आधुनिक नकुल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आधुनिक नकुल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। मतलब क्या और क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहता है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसको अपनी बीवी का बेस्ट वर्जन नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा और कृपया मेरी तरफ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। क्या आप देख पा रहे हो? मेरे हाथ जुड़े हुए हैं और मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कीजिए मेरे उन वचनों के लिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे एक और बात बताई थी, पीपल स्टॉप वर्किंग व्हेन दे गेट अ जॉब। पीपल स्टॉप वर्किंग व्हेन दे गेट अ जॉब। लोग काम करना बंद कर देते हैं, मेहनत करना कम कर देते हैं जब उन्हें नौकरी मिल जाती है। नौकरी से पहले तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। सर आप बोलो, मैं जो चाहिए वो काम करूंगा, मेरे को काम चाहिए। यस। सिमिलरली, most of the women stop working on themselves once they get married, especially once they have kids. मेरा आप सबसे सवाल है, आप सबको अरे हंसने की क्या बात है इसमें, सच्चाई है। और मैं तो मेरी वाइफ को हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारी ये 8-10, अभी तो नहीं, अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। आई टेल यू, पहली, शायद 2 साल पहले मैंने जब एनएलपी ली थी, उस वक्त मेरी पत्नी भी सेशन में थी और उसने मुझे इस सेशन के बाद बताया, आपको क्या लगता है? मैंने कहा आप जैसे हो हमें स्वीकार है, पर आपका बेस्ट वर्जन हो तो हम तो खुश रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। उसके बाद उसने आई बिलीव 14 किलो वजन कम किया।
एंड मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक बेटी 9वीं कक्षा में है, एक सेकंड ईयर में है, अभी हो गया सेकंड ईयर, उसका फाइनल में जाएगी। यस। और मेरी बेटी 40+ एज में मेरी 9th स्टैंडर्ड की बच्ची के कपड़े पहन सकती है, वो भी कंफर्टेबली। बढ़िया तरीके से उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। एंड बात क्या है, आपको किसने रोका है? तो मैं बात बता रहा था, मैंने उस वक्त, आज से 2 साल पहले, आ, मेरी पत्नी को बोला, मैं तुम्हारे दुश्मन कौन है तुम्हें बताऊंगा, है ना। तुम क्या करो, आ, एक फोटो निकालो खुद का, और फोटो निकालने के बाद मुझे बताओ। तो 2 घंटे बाद फोटो निकला, 2 घंटे क्यों लगे होंगे आपको पता है। तो मैंने बोला फोटो निकालो, तो उसने वो फोटो फेसबुक पे पोस्ट कर दिया और स्टेटस पे लगा दिया। अब बहुत सारे लोगों ने वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, वगैरह वगैरह, और क्या है मुझे नहीं, वो गॉर्जियस वगैरह ऐसे कुछ कमेंट आए, व्हाट्सएप के स्टेटस को कमेंट आए। और मैंने मेरी वाइफ को बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने मेरी वाइफ को बोला, जितने लोगों ने तेरी तारीफ की है ना, सबको ब्लॉक कर दे। सबको ब्लॉक कर दे। यही वो लोग हैं जो तुझे फिट रहने से रोक रहे हैं। तुम्हें क्या तारीफ चाहिए? तारीफ मिल रही है ना। एंड यू आर नॉट इन बेस्ट शेप, बट फिर भी लोग ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये मेरी जैसी है ना। इसको मैं कहूँ अरे मोटी हो गई हो, तो शायद पतली हो जाए, फिर मेरे साथ कौन रहेगा। प्लीज नोट कीजिए, एक वर्जन ये भी है आपके पति का, कि वो एक पुरुष है, और वो आप में अपनी प्रेयसी को ढूंढता है। ढूंढता है, चाहे जो उम्र हो जाए आपकी। आपकी उम्र 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, फर्क नहीं पड़ता। वो आप में अपनी प्रेयसी को देख रहा है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है ना। उसको आपका समय चाहिए। अब देखिए, घर संभालना एक फुल टाइम जॉब है या नहीं है? घर संभालना फुल टाइम जॉब है, मुझे तो लगता है। बच्चे संभालना एक और फुल टाइम जॉब है। और अगर उसमें आप वर्किंग वुमन हो, तो काम करना, जॉब करना, या जो भी बिजनेस संभालना भी एक फुल टाइम जॉब है। तो आप ऑलरेडी 3 फुल टाइम जॉब कर रहे हो। पर इसमें आपके पति की क्या गलती है? मैं एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, और मैंने बहुत सारे पुरुषों को भी सुना है। और ज्यादातर पुरुषों की अपनी पत्नी से कंप्लेन यह होती है कि सर, इसका तो मेरे इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं हूं ही नहीं। एक ने तो मुझे चैलेंज किया था, सर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, आप मेरी पत्नी को पूछो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम शी मेड मी फील स्पेशल। अब बोल दिया था तो मैंने मैडम को पूछ लिया, एंड शी सेड कि सर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। आपका पति, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है मान के चलिए, और उसका दिल भी बच्चा है। वैसे भी आज के ये 5G के जमाने में बहुत चैटिंग चल रही है, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। संभल के रहिए। और प्लीज प्लीज प्लीज, जिंदा रख गालिब, जिंदा रख। क्या कहा है गालिब ने? अरे गालिब तो हर बार आ रहे हैं, क्या बात है। जिंदा रख गालिब, जिंदा रख अपने अंदर के उस खूबसूरत जमा इंसान को, जिंदा रख। जिंदा रख गालिब, जिंदा रख, है ना। चलिए, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम रिकॉर्डिंग के बाद पक्का लेंगे। अभी तो मैं मेरे पॉइंटर्स को आगे लेके जाना चाहूंगा। तो ये जो नकुल है, प्लीज नोट करो, उसकी इमोशंस को डिसमिस मत करो। कई सारे पत्नी है ना, वो पति को लेक्चर देती है, अभी क्या हम बच्चे हैं क्या, बच्चे बड़े हो गए, बेटी की मेरी सैंडल 1 नंबर की आ गई है, फिर भी तुम ऐसे हो वैसे हो।
ध्यान से सुनिएगा। वंस यू हैव क्रॉस्ड 45, आई एम टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड ना, प्लीज नोट, मैं आपको कुछ अंदर की बातें बता रहा हूँ। ये आपको या तो डॉक्टर बताएंगे या बाबा बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके पति 45 प्लस है या उस बाउंड्री पे है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका स्पर्श। स्पर्श, टच करना, हग करना, ये बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी आदत ही नहीं रही यू नो, तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एंड सेफ जोन में रह के, नहीं तो बच्चे बोलेंगे यार ये बूढ़ों को क्या हो गया सेफ जोन में रह के थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना नॉटीनेस भी, उनको अच्छा लगता है, दे लॉन्ग फॉर योर अप्रिसिएशन एंड योर केयर। अब आपको वो देखना है कि आपके पति को ऑब्जर्व करना है, and अगर रिलेवेंट हो तो ये चीजें आप कर सकते हो। उनको चाहिए कि यार बैठे 15-20 मिनट के लिए गैलरी में, चाय पिए दोनों बैठ के, कभी कभी कट्टे पे जाके भेल खा के आए, दोनों ही, केवल दोनों, 1 घंटे में वापस आ सकते हैं, कोई बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है। यस और यस, आइसक्रीम खिला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, इंसान के रिक्वायरमेंट बदलती है, पर एक चीज कांस्टेंट है, वो है प्यार। इंसान को प्यार चाहिए। अब हर उम्र में अलग अलग तरीके से प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और 20 साल आगे पढ़ जाओ तो उनकी काठी आप लेके उनको दे दो, वो भी उनको अच्छा लगेगा पर इस वक्त तो टच का बड़ा महत्व है, यू नो प्यार भरे स्पर्श का बड़ा महत्व है। अब आगे आप देखिए, आप स्टार, स्टार, कृपया सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से एक्सपेरिमेंट करें नहीं तो पता चला कि लोग मेरे सेशन पे आ गए, ये क्या सिखा रहा है बोले चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक और प्रकार के पतिदेव होते हैं, वो होते हैं ओबीडियंट, अब कुछ के नसीब में ये लोग आ जाते हैं, ये करेंगे सब कुछ पर जिम्मेदारी से डरेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब 1/3 महिलाएं हैं ना सोसाइटी में, आपको ऐसे दिखेंगी जिनको पुरुषों वाले काम भी ना खुद आगे बढ़ना पड़ता है। पंगे हो गए, वो बोलता है यार तू ही जाके बात कर, अरे पंगे हो गए तुम जाओ, तुम पुरुष हो, बोले नहीं 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 मैं हूं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम जाके बैठ जाओ है ना। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है वो आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे तुम्हें क्या लगता है, या फिर आप उनका ओपिनियन ले लो। एक कॉमन डायलॉग आएगा, नहीं जो तुम्हें ठीक लगता है, क्यों ना। अब ये लोगों का नेचर ही ऐसा है, इन लोगों का नेचर ही ऐसा है कि ये आपको, यानी इनको अच्छा लगता है किसी को बड़ा बना के उनके, जैसे कहते हैं ना, छाया में रहना। अब इन लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, मैनिपुलेट करके गलत कार्यों के लिए उपयोग नहीं करना है। इन लोगों को अननेसेसरी डोमिनेट नहीं करना है। उनके सरेंडर का मतलब ये नहीं कि वो दुर्बल है, ये उनका स्वभाव है, स्वभाव के कारण वो, जिसे कहते हैं ना, स्टेयरिंग आपके हाथ में दे रहे हैं, तो एक्सीडेंट करने का हक आपका नहीं है। और उनको ग्रांटेड भी नहीं लेना है। एक्चुअली भगवान को थैंक यू दो, उनको अप्रिशिएट करो कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। और मैंने ऐसे कई पुरुषों को देखा है जो मार्केट में तो इतने कैपेबल है, पर वो सीधा मुंह पे बोल देते यार मेरी पत्नी तोप है, वो सब काम संभाल सकती है, शी इज, क्या कहते हैं, झांसी की रानी है वो, तो मैं क्यों इसमें पढ़ूं, लेट हर हैंडल। तो ये अप्रिसिएशन है एक्चुअल में, है या नहीं है। तो ऐसे भी होते हैं, है ना। पर उनको फोर्सफुली उन पे जिम्मेदारी मत डालो, उनको बोलो ये तुम्हारे काम है तुम करो वगैरह, इससे क्या होता है, घर का पीस बिगड़ जाता है, और जबर घर का पीस बिगड़ जाता है। हाँ, आप अब आप पे काम डाला है तो भी आप उनसे वैल्यूएबल ओपिनियन या सजेशन ले सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये है हमारे नकुल जी, कौन है, नकुल जी। और इनके साथ हम शांतिपूर्वक रह सकते हैं, लीडरशिप रोल हमारे पास रहेगा, है ना।
पहले वाली जो थे बाबा, उस वक्त लीडरशिप रोल वो देंगे तब हमारे पास आएगा। जो पावरफुल व्यक्ति है वो कुछ समय के लिए पावरफुल रहता है, सदा कदा नहीं रहता। तो आपको समझना है अभी वो किस वक्त टॉप गियर मोड में है और कब पीछे है। अर्जुन तो बिजी है, नकुल को स्पेशल फील करवाओ, है ना। और सहदेव आपको सहयोग करता है, सहकार्य करता है, तो उसका गलत फायदा नहीं उठाते। ये 5 तरह के पुरुषों को अगर मैनेज कर लिया तो मुझे लगता है कि सभी स्त्रियां सुखी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, इसमें एक और पार्ट भी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो पार्टी क्या करेगी, है ना, बराबर है। वो पार्टी क्या करेगी, तो मेरा तो हमेशा का डायलॉग है, अगर कोई उल्लू आ गया है तो क्या करें, रात को घूमने चले उसके साथ। अगर जीवन में उल्लू आया है तो रात को घूमने जाओ, क्योंकि उल्लू तो अंधेरे के बाद ही निकलेंगे। तो टेढ़ा है पर मेरा है, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो मैं ओवरऑल मेरा फोकस जो है वो पीस पे है, शांति पे है। हमारे जीवन में शांति कैसे रहे, तो हमने जेसीबी की बात की, हमने फ्लैग की बात की, हमने रिलेशनशिप की बात की। अब एक बहुत जरूरी बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, कृपया ध्यान से सुनिए। और ये जरूरी बात है, मैं कौन हूं और मेरे रोल क्या है। ध्यान से सुनिएगा। मैं कौन हूं और मेरे रोल क्या है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश बहुत सारी महिलाएं, कई स्त्रियां जो है वो अपने रोल को ही मैं समझ लेती है, और उनके जीवन में एंजाइटी आ जाती है, ओवर बिजी हो जाती है वो, या फिर कई बार पीस ऑफ माइंड उनका चला जाता है। तो मैं को मेरे रोल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं को मेरे रोल के साथ या मेरे रोल को मैं के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल तो बनते हैं, जरूरी है ना। मान लो आप एक माँ हो, है ना। तो माँ एक आपका रोल है, आप माँ नहीं हो। मान लेते हैं आप पत्नी हो किसी की, अगर आप, तो पत्नी एक रोल है, व्हाट्स द वर्ड, पत्नी एक रोल है, आप पत्नी नहीं हो। मान लेते हैं आप कोई बिजनेस पार्टनर हो या आप कहीं पे कोई एम्प्लॉई हो, है ना। तो वो आपका रोल है। क्या है? रोल है, वो आप नहीं हो। लंबी गहरी सांस लेते हैं, कंधों को सीधा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जटिल जाएगा ऐसा मुझे लगता है, थोड़ा सा जटिल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। लोग अपने रोल में इतना अटक जाते हैं कि पास्ट में जाते हैं, गिल्ट लेके आते हैं, पास्ट में जाते हैं और गिल्ट लेके आते हैं, फ्यूचर में जाते हैं एंजाइटी लेके आते हैं। रीजन क्या? वो अपने रोल को मैं समझ लेते हैं और उसको परमानेंट समझ लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पिताजी आ गए मेरे पास बच्चे को लेके। 10th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट फेल हो रहा है बच्चा। नहीं होगा, क्योंकि हमने उनको 40-45 दिन गाइड किया, तो वो आएगा, 60-65 टका तक आ जाएगा। पर जब आए वो मेरे पास, तो काफी परेशान थे, और इतने बड़े बच्चे को पीटा भी था उन्होंने। और मुझे, चलो ठीक है, अभी मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता, पर कुछ किए थे एक्शंस। अब वो बहुत गुस्से में, क्योंकि बच्चे का प्रीलिम का रिजल्ट आ गया और बच्चा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब इनको मैं, मुझे समझ में आ गया अब ये बहुत बोलने वाले हैं, तो पेरेंटिंग का एक रूल है, बच्चे की तारीफ उसके सामने कर सकते हो, बट उसके गुणगान जो होते हैं ना, उसकी कमियां बच्चों के सामने नहीं सुनाते। कितने लोगों को पता है ये रूल? बच्चे के बारे में फीडबैक बच्चे के सामने नहीं देना।
अच्छा, पता है फिर भी भूल जाते हो और बच्चे के सामने चाव 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 करते हो, ऐसे कितने लोग हैं? टाइप कीजिए आए, जरा मुझे देखने दो कितने लोग हैं यहाँ पे, काफी सारे होंगे। तो आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं कुछ हाथ देख पा रहा हूँ, बाकी लोग आए टाइप कर सकते हो, है ना? ये तो गलत है ना फिर। आपको पता है फिर भी आप अगर कर रहे हो तो मुझे उनको देख के ही पता चला कि ये बच्चे को ऐसा कुछ बोलेंगे जो बच्चे की चिता के साथ साथ जाएगा। ध्यान से सुनिए, कई बार टीनेज में आपके जो डायलॉग होते हैं ना, वो बच्चे के चिता के साथी बन जाते हैं। अब ये क्या बात बोल दी मैंने, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज नोट कीजिएगा। इंसान का माइंड ही अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए बना है, हमने देखा सबकॉन्शियस को, है ना? तो अगर आपने कोई घाव दे दिया तो वो तो साथ में ही जाना है। आप देखिए सास बहू की बात है, एक आधी बात 20 20 30 30 साल याद रहती है या नहीं? पक्का रहती है, मेरे को तो पता है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। मेरी फैमिली में एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मेरे कजन ब्रदर्स की बात चल रही थी और कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा एक कजन था 43 ईयर्स का, दूसरा था 47 ईयर्स। ओके। और मेरी मौसी, मम्मा की बहन, वो अभी सीनियर सिटीजन है। और कुछ पंगे हो गए और मेरी मौसी ने कुछ कहा, तो उनके बड़े बेटे ने क्या बोला, माँ आप हमेशा से उसी की साइड लेती हो। मुझे आज भी याद है जब मैं 5वीं कक्षा में था, तो आपने मुझे बोला था कि बेटा वो छोटा है, उसको ज्यादा अंगूर खाने दो, तुम एडजस्ट कर लो। 30 31 साल, 31 नहीं, 4 और ऐड करो, 35 ईयर्स पुरानी बात। कितने अंगूर खाए होंगे छोटे ने ज्यादा? अब उस वक्त तो अंगूर गुच्छों में नहीं आते थे, 1/2 किलो या पाव शेर आते थे मार्केट से, वो बढ़ जाते थे घर वालों। पर वो छोटे बच्चे को, जो कि अभी 10th में भी नहीं आया था, उसको मम्मा ने बोला बेटा तू बड़ा है, तू समझ ले, उसको थोड़ी ज्यादा अंगूर खाने दे, छोटा है, रो रहा है, वगैरह वगैरह। 45 ईयर्स, 35 ईयर्स के बाद वो डायलॉग मम्मा को सुनाता है वो बच्चा। 4 अंगूर, 30 साल, 40 साल बाद याद रहते। विनती है आपको, इसकी बात हम पेरेंटिंग में करेंगे। वैसे कितने लोग पेरेंटिंग में जुड़ना चाहेंगे? संडे दोपहर 2 बजे टाइप कीजिए आए। चलो वैसे तो हम एडमिशन ओपन कर देंगे आने वाले कुछ समय में, क्योंकि 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं हम। इस बार कुछ अलग प्रोग्राम लेना है हमने, शायद करियर गाइडेंस का सेमिनार होगा इस बार। देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो मिस्टर जो भी आए थे अपने बच्चे को लेके हमारे पास, मैंने उनको बच्चे को कहा बेटा तुम थोड़ा यहाँ मेरे ऑफिस के बाहर बड़ा ग्राउंड है, ओपन जिम है, और वॉक करने के लिए काफी बड़ी जगह है। तो मैंने उसे कहा बेटा तुम एक 15 मिनट में घूम के आओ। तो बच्चे को भेज दिया, अब इन्होंने शुरू कर दिया। अब इनका कहना क्या था कि सर मैं एक वर्कर कैटेगरी का इंसान हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत मेहनत करके मुश्किल से घर चलाता हूँ। मैं जब बच्चा था तब मैंने कुछ गलतियां की थी, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे का भी वही हो। अब ये इंसान कहाँ अटका पड़ा है? खुद के बचपन में अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया। मैंने कहा, फिर मैंने उनको समझाया, वही मैं आपको समझाना चाहूंगा, प्लीज नोट कीजिए। आप आपने अलग अलग रोल में जब जब जो जो निर्णय लिए, जो कार्य किया, अच्छा किया, नहीं अच्छा किया, कम किया, ज्यादा किया, जो भी है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो भी है, ये सब आपकी उस वक्त की बुद्धि जैसा था। यस और यस। आज भी मुझे याद है 12th स्टैंडर्ड में, सर पे हाथ नहीं रखते बाबू मोशाय, यू नो। हाँ। तो 12th स्टैंडर्ड में 1996 में, 12th की फाइनल एग्जाम के वक्त मैं वर्ल्ड कप देख रहा था, है ना? फिर भी अच्छा स्कोर किया मैंने, है ना?
एक सब्जेक्ट ने धोखा दे दिया, अदरवाइज मेरा फिजिक्स 91 था, केमिस्ट्री 89 था, और वो उस वक्त के हिसाब से तो बहुत अच्छा था। मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम पड़ गई हमारी, और अच्छा भी हो गया, नहीं तो हम इंजीनियर बन जाते। तो देखिए, प्लीज नोट कीजिए, अपने आप को अपने रोल से अलग रखना है। मैं माँ हूं तो अभी मैं माँ हूं, ध्यान से सुनिए, अभी मैं माँ हूं। तो जब मैं वो रोल प्ले कर रही हूँ तो मुझे उस रोल की वैल्यूज एडॉप्ट करनी पड़ेगी। व्हाट्स द वर्ड? मुझे उस रोल की वैल्यूज एडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं टीचर हूं तो मुझे टीचर की वैल्यू एडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, कोई माँ अपने बच्चे की स्टडी ले रही है और माँ बन के स्टडी ले रही है, तो खत्म हो गया। बच्चा फुटबॉल ही बना देगा मम्मी का। अगर आप स्टडी ले रहे हो तो आपको टीचर बनना पड़ेगा उतने समय के लिए। यस और यस। आप अगर आपके बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको आपके बच्चे का कोच बनना पड़ेगा। वहां माँ बन के चलेगा क्या? प्लीज नोट कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप आपके हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल को समझते हैं। सोमवार को मैं भगवत गीता का प्रवचन लेता हूँ। पिछले 5 साल से हर सोमवार फ्री में चल रहा है, वो 1 1.5 2 घंटा चलता है। वहां पे मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? क्योंकि वहां मैं एक प्रवचनकार हूँ। यहाँ पे हूं मैं, नमो आदि शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं वहां पे मेरा सेवा भाव है या नहीं है? तो हम ये भी नहीं देखते कि किसने फीस दिए नहीं दिए, कौन आया कौन नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो ये भी बोल दिया कि जो भी लोग हमें मांगेंगे हम उनको फ्री में वीडियो भी दे रहे हैं। गुरु जी की आज्ञा है, हमने तो बोल दिया तो बोल दिया। पर कल्पना कीजिए, मैं मेरे क्लिनिक में बैठा हूँ, मेरा काउंसलिंग सेंटर है। कुछ लोग इसे क्लिनिक कहते हैं, बट मैं इसे काउंसलिंग सेंटर कहूंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, और यहाँ आके भी मैं अगर बोलूंगा नहीं ठीक है चलिए कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, और पैसे की बात नहीं करूंगा, तो चलेगा क्या? तो भगवत गीता का प्रवचनकार अलग है, नमो आदि शक्ति प्रोजेक्ट का गुरु जी का शिष्य अलग है, और एक प्रोफेशनल काउंसलर अलग है, एक कोच अलग है या नहीं है? तो कुछ जगह पे मुझे लेन देन की बात नहीं करनी है, कुछ जगह पे फर्क ही नहीं पड़ता, और कुछ जगह पे मुझे बोलना पड़ेगा दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई टाइम। बराबर है या नहीं है? कल्पना कीजिए, एक और रोल है मेरा, ये हमेशा साथ में रहती है मेरी, बैडमिंटन। यस, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। इमेजिन, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ और अपने पार्टनर को लेक्चर दे रहा हूँ पेरेंटिंग पे। तो प्लीज नोट कीजिए, हमें अलग अलग रोल के हिसाब से हमारी वैल्यूज को एडजस्ट करना पड़ता है कि अभी मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे का बिहेवियर सुधरे तो आपको एक कोच की भूमिका लेनी पड़ेगी, और वहां पे आपकी वैल्यू होगी स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन। यस और यस। अगर आपका बच्चा आप में आपकी माँ को ढूंढ रहा है, सपोर्ट को ढूंढ रहा है, तो वहां पे आपकी वैल्यू क्या होगी? एम्पथी, केयर। यस और यस, है ना? तो इसी तरीके से अपने अलग अलग रोल की अलग अलग वैल्यू को पहचानना बहुत जरूरी है, और खुद को ये बताना जरूरी है कि मेरा ये रोल टेम्पररी है। ध्यान से सुनिए, टेम्पररी है। लाइफ करीब करीब, प्लीज नोट कीजिए, हर 3 साल बाद नेक्स्ट फेज में जाती है। हर 3 साल बाद रिश्ते बदलते हैं, रिश्तों के मायने बदलते हैं, रिश्तों की वैल्यूज बदल जाती है। तो हमें भी डायनामिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? खुद से भी, दूसरों से भी। और जो ये करेगा वो पास से ना बोरी लेके ना गिल्ट नहीं लेके आएगा, या भविष्य से एंजाइटी लेके नहीं आएगा। वो प्रेजेंट में जी पाएगा, क्योंकि वो खुद को बोलेगा कल जो मैंने किया मेरी समझ के हिसाब से अच्छा किया, और आने वाले कल में मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी समझ से के हिसाब से करूंगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया नोट कीजिए।
और इसीलिए दोस्तों ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि हमें जीवन की हमारी समझ बढ़ानी चाहिए। कितना अच्छा हो कि आपको या आपके बच्चे को पता हो कि आज से 2 साल 3 साल बाद आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, यानी पूरी लाइफ का मैप पता हो तो कैसा अच्छा होगा या नहीं होगा। एज अ कोच मैं तो वही सिखाता हूँ। मेरे को एक समझ में आता है, बच्चा जब तक 7.5 साल का है उसको आप जैसे कहते हैं उसको प्यार दो, लाड करो। 8 से 12 में उसको अच्छी आदतें लगाओ, अच्छे संस्कार लगाओ। टीनेज 12 से 22 में क्या करना है, स्किल और नॉलेज पे काम करना है बच्चे के। एक ऐसा स्किल और एक ऐसा नॉलेज जो उसको जीवन में सफल होने में मदद करेगा। 22 के बाद अपना लाइफ का फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। उसी तरीके से आगे आगे बढ़ना है। आइडियली 40 उम्र आते आते आप सोशल कंट्रीब्यूशन की सोचने लग जानी चाहिए। और जो व्यक्ति 40 का हो गया है और समाज को अच्छे से योगदान नहीं दे पा रहा है, मतलब वो अपने जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की उसको जरूरत है, पेस बढ़ाने की जरूरत है। लाइफ बहुत प्रेडिक्टेबल है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो प्राउड कि मैं छोटे बच्चों को 12 15 20 22 25 साल के बच्चों को मैं जीवन के मायने और प्रायोरिटीज अच्छे से समझा पा रहा हूँ। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने आप को अपने रोल में ना फंसाएं। रोल डायनामिक होता है। छोटा बच्चा है 2 साल का तो उसकी माँ का रोल अलग है, 5 साल का बच्चा अलग है, 10 साल का बच्चा अलग, 12 साल का बच्चा अलग, 40 साल का बच्चा तो बच्चा ही बोलेंगे ना। मेरी मम्मी तो मेरे को अभी भी बच्चा ही बोलती है। तो रोल अलग है ना। बराबर है। अब मैं मेरी मम्मी का 46 साल का बच्चा हूँ, तो मुझे क्या बोलती, बेटा तू मुझे यहाँ लेके जाएगा क्या, वहां लेके जाएगा क्या, ये करेगा क्या, वो करेगा। रोल बदलते हैं। अपने आप को रोल के लेबल से हटाना है। यू आर एन इंडिविजुअल, फ्री इंडिविजुअल हो आप। और आप इन रोल में से जा रहे हो, जा रहे हो। जीवन को क्रिकेट की तरह खेलना है, हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते। तो जीवन की हर जिम्मेदारी आप परफेक्ट नहीं कर सकते। किसी ने कर लिया तो मेरा आपको साष्टांग दंडवत। बराबर है, मुश्किल है। यस। एक और बात है, ध्यान से सुनिएगा। नेवर मेक जनरलाइज रूल, नेवर मेक जनरलाइज रूल्स रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ये क्या है समझते हैं, इसके बाद हम रुक जाएंगे। जनरल रूल को लाइफ की रियलिटी नहीं बनने देना है। मतलब क्या, आसपास ना हर कोई जनरलाइज कर रहा है। औरत है तो ये ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। पुरुष है तो ये करना चाहिए। बच्चा है तो ये करना चाहिए ना। आसपास लोगों ने जनरलाइज रूल बना रखे हैं। प्लीज नोट, रूल्स आर नॉट फॉर द रूलर्स। आपने कभी देखा है किसी मंत्री को सिग्नल पे रुके हुए? सिग्नल तो आम इंसानों के लिए है। तो लाइफ के जनरल रूल्स जो है ना, जिसे पूरा समाज फॉलो कर रहा है, वो जनरल लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है किसी पैरामीटर पे आप स्पेशल हो तो वो रूल आपके लिए नहीं है। इस सेंटेंस पे जरा सोचिए। जरूरत लगे तो अगली बार इस सेंटेंस पे हम और विचार करेंगे। चलिए, तो मेरा 1 घंटे का प्रवचन पूरा हो चुका है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। रुकने से पहले दो विनती। अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लग रहा है तो कृपया हमारी मदद कीजिए, लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और दूसरी विनती कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।